देखिए सुनिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। देखिए देखिए, अब सुनिए ध्यान से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट क्या पढ़ना है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। साल्ट का हाइड्रोलाइसिस होता क्या है? देखिए, जब किसी साल्ट को पानी में डाल देते हैं, साल्ट को कहाँ डाल देते हैं? वाटर में, पानी में। अगर किसी साल्ट को पानी में डाल दिए और अगर सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो जाता है या सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाता है। साल्ट को पानी में डाल दिए, साल्ट को पानी में डालने के बाद या तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा या सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। या आप सीधा इसको ये भी कह सकते हैं, किसी भी साल्ट का निगेटिव या पॉजिटिव आयन वाटर का H+ या OH- से रिएक्शन कर जाता है, तब हम उस प्रोसेस को भी कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। जैसे आप ध्यान से देखिए, सुनिए। जैसे एक कंपाउंड ले लिए, देखिए ये सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम एसीटेट कौन सा कंपाउंड है? सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट को आप वाटर में डिजोल्व कर दीजिए। बोलिए, जैसे ही वाटर में डिजोल्व किए, इस साल्ट पहले दो अपोजिट चार्ज में क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे दो अपोजिट चार्ज में ए बटा इस तरह से टूट जाएगा। देखिए, एसीटेट आयन प्लस Na+ आयन ऐसे टूट गया। इस साल्ट को पानी में डाले, पानी में डालने के बाद इस साल्ट दो अपोजिट चार्ज में बट गया, एसीटेट आयन और Na+ आयन। यह एसीटेट इसका एसीटेट इसका H+ से रिएक्शन कर गया और रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया एसिटिक एसिड। इसका Na+ इसका OH से रिएक्शन कर गया और रिएक्शन करके बना दिया NaOH।
अब NaOH हम पढ़ाए थे कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये पानी में पुनः टूट जाएगा इस तरह से, Na प्लस और किस में? OH माइनस। और ये एसिटिक एसिड इस रूप में ही रह जाएगा। तो रिएक्शन करने के पहले क्या क्या था? देखिए, एसीटेट आयन था, Na प्लस था, वाटर था। Na प्लस पहले भी है, Na प्लस बाद में भी है। तो रिएक्शन हुआ किसके बीच? एसीटेट आयन किसके साथ? वाटर के साथ। और रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। और सॉल्यूशन में बचा हुआ क्या रह गया? OH माइनस। तो एसीटेट वाटर से रिएक्शन किया, एसिटिक एसिड बन गया। एसिटिक एसिड बन गया प्लस क्या हो गया? बच गया सॉल्यूशन में OH माइनस। क्या बच गया? OH माइनस। अब बताइए, साल्ट का निगेटिव आयन किससे रिएक्शन कर गया? वाटर के साथ। तो साल्ट का निगेटिव आयन वाटर से रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। और सॉल्यूशन में बच क्या गया हमारा? OH माइनस। और सॉल्यूशन में OH बच गया। अब खुद सोचिए, इसका मतलब इस साल्ट का निगेटिव आयन वाटर से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना दिया। अब बना तो बन ही गया, लेकिन फिर ये डिसोसिएट नहीं किया। इसका मतलब साल्ट का निगेटिव आयन किससे रिएक्शन कर गया? वाटर के साथ। वाटर का किस चीज के साथ? H प्लस के साथ। H प्लस से रिएक्शन करके क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। तो अगर कोई साल्ट का निगेटिव या पॉजिटिव आयन वाटर का H प्लस या OH माइनस से रिएक्शन कर जाता है, तो हम उसी को कहते हैं कि साल्ट का हाइड्रोलाइसिस हो गया। साल्ट का क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस हो गया। यानी किसी भी साल्ट का पॉजिटिव या निगेटिव आयन का अगर वाटर से रिएक्शन हो जाता है, तो हम उस प्रोसेस को ही कहते हैं कि साल्ट का हाइड्रोलाइसिस हो गया। साल्ट का क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस हो गया। इस साल्ट का निगेटिव आयन था, इसलिए इसको पढ़ेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसको क्या पढ़ेंगे? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। दूसरा एग्जांपल एक देखिए, जैसे कोई कंपाउंड हम लेते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, यही दे दिया, पूछता है इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। अगर H प्लस बच जाएगा तो एसिडिक, OH बचेगा तो बेसिक। देखिए जैसे यहाँ क्या बच गया सॉल्यूशन के अंदर? OH। और सॉल्यूशन के अंदर OH बचेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल? बेसिक। इसका मतलब कोई पूछे सोडियम एसिटेट को पानी में डालेंगे, सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक। कैसा बनेगा? बेसिक बनेगा। आपको इतना नहीं देखना, यहीं से पता चल जाएगा कि क्या बनेगा। क्योंकि यहाँ देखिए जो साल्ट बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना रहे, तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसा सॉल्यूशन होगा। अगर बेसिक है तो हमारा बेसिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, ये नाइनिक हाइड्रोलाइसिस, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। चलिए दूसरा सॉल्ट देखिए, NH4Cl को पानी में डाल दीजिए, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? NH4 प्लस और क्या बनेगा? Cl माइनस। ये नहीं बनेगा। अब इसका NH4 प्लस इसका OH से रिएक्शन करा दीजिए तो NH4OH हो जाएगा। इसका Cl इसका H प्लस से रिएक्शन करा दीजिए तो ये Cl बन जाएगा। और ये बनने का तो बन गया, ये वीक बेस है, ये फिर टूटेगा नहीं, आयोनाइज नहीं होगा, जबकि ये टूट करके क्या बना देगा? H प्लस और Cl। बोली रिएक्शन करने के पहले क्या क्या था? NH4 प्लस है, Cl माइनस है, वाटर। बोली Cl दोनों तरफ कैंसिल हो गया। बोली यहाँ NH4 प्लस वाटर से रिएक्शन किया, और वाटर से रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया NH4OH, और सॉल्यूशन में बच क्या गया? H प्लस। और सॉल्यूशन में H प्लस बचेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और इस साल्ट का कौन सा आयन है? एनायन है या केटायन है? पॉजिटिव है तो केटायन। इसको क्या पढ़ेंगे? केटायनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे? केटायनिक हाइड्रोलाइसिस। लिखिए इसको, इसी को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट।
और टेस्ट में क्वेश्चन ही नहीं दे, है ना। सबसे बढ़िया बढ़िया, लेकिन बनाने का कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। देखिए अच्छा, NaCl का हाइड्रोलाइसिस बताइए तो क्या बनेगा सॉल्यूशन? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? जब हम NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, NaCl, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? पानी में डाल के दिखाइए। पानी का मतलब वाटर बोर्ड पे, ठीक है ना। देखिए ये दो अपोजिट चार्ज में बढ़ जाएगा। NaCl कंपाउंड लिए, सो NaCl सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, या Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। देखिए सोडियम क्लोराइड कंपाउंड था NaCl, या NaCl वाटर में डिजोल्व किए, तो जैसे ही NaCl पानी के अंदर गया, ये दो अपोजिट चार्ज में बट गया ना, Na प्लस और किस में, Cl माइनस। Na प्लस Cl माइनस से बटा, इसका Na प्लस इसका OH से रिएक्शन किया, NaOH बन गया। इसका ClH प्लस से रिएक्शन किया, कंपाउंड क्या बन गया, HCl बन गया। अब आप बताइए NaOH कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? तो स्ट्रॉन्ग होगा तो डिसोसिएट करके क्या बनेगा, और HCl क्या बनेगा? बोले NaOH टूट करके Na प्लस देगा, OH माइनस देगा, HCl H प्लस देगा, Cl माइनस देगा, देगा ना। यहां देखिए, अब आप खुद सोचिए, Na प्लस रिएक्शन करने के पहले भी है, Na प्लस रिएक्शन करने के बाद भी है। इसका मतलब Na प्लस का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हुआ। Cl माइनस रिएक्शन करने के पहले भी है, Cl माइनस रिएक्शन करने के बाद भी है, मतलब Cl का भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हुआ। तो हुआ क्या, सिर्फ वाटर डिसोसिएट कर गया, OH माइनस बन गया और H प्लस बच गया। तो वाटर क्या दिया, OH माइनस और H प्लस दिया, मतलब जितना H प्लस बनेगा उतना हमारा OH माइनस बनेगा। इसका मतलब जितना H प्लस होगा उतना ही हमारा क्या होगा, OH माइनस होगा। अब बताइए कोई भी साल्ट का पॉजिटिव या निगेटिव आयन वाटर के साथ रिएक्शन किया है, नहीं किया है। तो कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव आयन अगर वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ, यानी साल्ट डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। साल्ट डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, इसका मतलब साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो ये कौन सा साल्ट है, तो याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बना साल्ट है। तो वैसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बनता है, उस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। चलिए लिखिए इसको इतना। एक क्वेश्चन हमको जरा बना के दिखा दीजिए, FeCl3 का सॉल्यूशन कैसा होगा, कैसे पहचानिएगा? फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया है, अब आपको बताना है कि फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। यही आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड। अब आपसे पूछा कि फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल।
बोलिए कैसा सॉल्यूशन होगा? फेरिक क्लोराइड का कोई पूछा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? फेरिक हाइड्रोक्साइड वीक बेस ना होता है, नहीं पढ़ाए थे? डी ब्लॉक का जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? वीक बेस। एक चीज सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। डी ब्लॉक का जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में कौन कौन आता है? जैसे किसी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाता है तो वो डी ब्लॉक का मेटल कहलाता है, ठीक है? तो डी ब्लॉक का जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है सब हमारा वीक बेस होता है। जिसे अगर नहीं भी जानते हैं तो याद रखिए, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब डी ब्लॉक में आता है। किस ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में। तो आप जैसे डी ब्लॉक का मेटल का हाइड्रोक्साइड आप लीजिएगा, उसका सोल्यूशन बेसिक होगा। जैसे देखिए ध्यान से, डी ब्लॉक का जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे आप लिखते हैं ना डी ब्लॉक का मेटल का हाइड्रोक्साइड, देखिए जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड दिए थे, क्या दिए थे? देखिए जिसको वाटर में डालिएगा तो आप देखिए ये Cl का एक Cl है, ये सबसे पहले आयन में टूटेगा। Cl 3 है तो 3 Cl माइनस होगा। अब जब जितना माइनस है ना उतना प्लस होना चाहिए। अगर एक Cl पर एक माइनस तो 3 Cl तो 3 माइनस हुआ, तो यहाँ प्लस भी कितना होना चाहिए? 3। तो आप खुद सोचिए, यहाँ देखिए ये वाटर ले ली, यहाँ 3 वाटर इसलिए लिए कि एक H प्लस और एक Cl मिलकर के एक Cl बनेगा। तो हमको 3 Cl है तो कितना H चाहिए? 3। तो 3 Cl चाहिए तो 3HCl बनेगा। बैलेंस कर दिए। अब बाकी 3 OH इससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देगा। 3 OH हो गया, बैलेंस हो गया हमारा। अब ये वीक बेस है, ये बनने का तो बन जाएगा लेकिन पानी में ये आयोनाइज नहीं हो पाएगा, यह इसी रूप में रहेगा। जबकि ये क्या होगा? पानी में टूट करके H प्लस बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? Cl माइनस। तो रिएक्शन करने के पहले क्या क्या था? देखिए Fe3 प्लस था, 3Cl माइनस था, 3H2O था। बोले Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा। Fe3 प्लस, ये 3 वाटर से रिएक्शन किया, अब वाटर से रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब प्लस क्या बच गया? H प्लस। अब बोलिए सॉल्यूशन में H प्लस बचेगा तो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? एसिडिक। इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। चलिए लिखिए इसको, ठीक है ना? बोलिए, हम क्या बोले? डी ब्लॉक का मेटल हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। हाँ तो थोड़ा बहुत टूटेगा ना, तो वो तो इसको H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो थोड़ा नहीं टूटा इसका मतलब कुछ नहीं टूटा, उसको मान लीजिए।
हो गया। अब देखिए, अब जिसका सेकेंड पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम, कौन सा पार्ट है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये क्या कहता है देखिए, बिल्कुल बता देंगे, चलिए देखिए। तो फिल इन दी ब्लैंक्स सर को ही बोला गया, सर ही बोले थे कि सर फिल इन दी ब्लैंक्स देना है, ठीक है ना? हाँ, तो सर बोले हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चन आना चाहिए, 5 ही क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन तो फिर जल्दी ना बन जाएगा, वही तो। हाँ, तीसरी तो देरी से बने, थोड़ा सा दिमाग लगे, इसी तो दिया जाता है। देखिए देखिए, और हम आपको तो बोल ही दिए थे, थ्योरी से ज्यादा तो कुछ था नहीं, जितना पढ़ा है उसी में से रहता है, तो उतना कम से कम कॉपी पढ़िए। देखिए आयोनिक इक्विलिब्रियम, देखिए आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या है। देखिए सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, मेरी बात सुनिए ध्यान से। इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट है या आयोनिक, ए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप केमिकल पढ़े, आप उससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना भी रहती है। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। आप सबसे पहले ये बताइए इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, डाल देते हैं। अगर वाटर में डालने के बाद, पानी में वाटर में डालने के बाद अगर दो अपोजिट चार्ज आयन में बट जाता है, किसमें बट जाता है? दो अपोजिट चार्ज आयन में, तो वैसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यानी दो सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट इनटू टू अपोजिट चार्ज आयन, वैसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में दो अपोजिट चार्ज में बट जाता है, उस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दो सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट इनटू टू अपोजिट चार्ज आयन। देखिए दो सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट इनटू टू अपोजिट चार्ज आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। दो सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट इनटू टू अपोजिट चार्ज आयन इन aqueous solution are known as electrolytes and this phenomenon is known as ionization. And this phenomenon is known as ionization. इस घटना को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। फिर से सुनिए क्या लिखे, कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करने के बाद अगर दो अपोजिट चार्ज में बट जाता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं और उस घटना को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। जैसे जो भी इलेक्ट्रोलाइट आता है, देखिए
चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, पानी में डाल दिए, H प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। आप NaOH को पानी में डाल दिए, Na प्लस और OH माइनस बच गया, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। आप NaCl को पानी में डाल दीजिए, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, यह भी सब्सटेंस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। आप वीक एसिड भी ले सकते हैं, इसको भी वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, ये एसीटेट आयन बनेगा, अब प्लस H प्लस बनेगा, यह भी इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। तो कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, दो अपोजिट चार्ज में बढ़ जाता है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ ना कि कोई भी वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको पानी में डालने के बाद अगर वो वाटर में 100% डिसोसिएट कर जाता है। 100% का मतलब हुआ कि जैसे आप 100 मोलकुल लिए, 100 मोलकुल लेते हैं तो उसमें 95 मोलकुल आयन में टूट गया, 2-4 मोलकुल नहीं टूटा, तो उसको 100% ही माना जाता है। तो अगर मान लीजिए जो पानी में 100% आयन में बट जाता है, वैसे इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग। और जो पानी में 100% नहीं टूटेगा उसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको पानी में डालने पर वो लगभग 100% पानी में आयोनाइज हो जाता है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate into two opposite charge ion, completely dissociate into two opposite charge ion in aqueous solution are known as a strong electrolyte। ऐसे लिखिए, इसको क्या लिखेंगे? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate completely those electrolytes which dissociate completely into two opposite charge ion, those electrolytes which dissociate completely into two opposite charge ions in aqueous solution are known as स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वही लिखे, कोई भी वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको वाटर में डाल दें, पानी में कंप्लीट टूट जाता है दो अपोजिट चार्ज आयन में, उसको क्या पढ़ते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल में ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कहते किसको है? स्ट्रॉन्ग का मतलब ही हो गया जो पानी में 100% क्या करे? डिसोसिएट करे, उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे एग्जांपल HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO4, HNO3 etc। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO4, HNO3, ये सब जितना भी कंपाउंड ले रहे हैं, ये सारा का सारा सब कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। क्योंकि पानी में ये सब लगभग 100% क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है। ऑल स्ट्रॉन्ग बेसेज, जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जैसे आप लिखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑल सोलेबल साल्ट, वैसा साल्ट जो पानी में घुल जाता है, वैसा साल्ट जो पानी में क्या है? डिजोल्व हो जाता है। जैसे पानी में घुलने वाला साल्ट NaCl, KBr, NaBr, NaNO3, ये सब पानी में घुलने वाला साल्ट।
यानी वैसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है, वह साल्ट पानी में 100% क्या होता है, घुल जाता है। ये सब कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर मिटा दें, लिख लिए सब लोग, कहां तक लिखें, चलिए पहले लिखिए, पूरा लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, पहले पूरा। दूसरा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए आप 20 से इसको डिवाइड नहीं कीजिएगा, ठीक है, हम डिवाइड किए, आप पहले इसको लिखिएगा तो उसके नीचे इसको लिखिएगा। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate those electrolytes which dissociate partially into two opposite charge ions। करा those electrolytes which dissociate into two opposite charge ions। पार्शियली का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत डिसोसिएट करता है। तो those electrolytes which dissociate partially into two opposite charge ions in aqueous solution are known as weak electrolytes। कह रहा कोई भी वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो उसको पानी में डाल दें, पानी में डालने के बाद मतलब एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। तो अगर वाटर में डाल देते हैं पानी में, तो अगर वो थोड़ा बहुत डिसोसिएट करे, पूरा कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करता, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहा जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फिर वही लिखें, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट पार्शियली इनटू टू अपोजिट चार्ज आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो पानी में पार्शियल डिसोसिएट करता है, थोड़ा बहुत डिसोसिएट करता है, उसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, ऑल वीक एसिड्स, जितना भी वीक एसिड होता है ये सब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। जितना भी वीक एसिड है सब क्या कहलाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक एसिड जैसे आप फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब हमारा वीक एसिड है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है सारा एसिड कैसा होता है, वीक एसिड होगा। देखिए ऑल वीक बेसेज, वीक बेस का मतलब होता है ना वैसा साल्ट, वैसा बेस जो पानी में बहुत कम डिजोल्व होता है। जैसे वीक बेस में क्या क्या ले लीजिए, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कॉपर का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, सिल्वर का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ये सब हमारा वीक बेस है। कैसा बेस है, वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वाटर सोलेबल बेसिज या वाटर सोलेबल साल्ट, इनसोलेबल, इनसोलेबल साल्ट्स, वैसा साल्ट जो पानी में बहुत कम घुलता है, वैसा साल्ट आप ले लीजिए। जैसे AgCl, AgI, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब हमारा पानी में घुलने वाला साल्ट नहीं है, बहुत कम घुलने वाला साल्ट है, इसलिए इसको कहा जाता है इनसोलेबल साल्ट। क्या कहा जाता है, इनसोलेबल साल्ट। यानी ये सब पानी में घुलनशील नहीं है, घुलता नहीं है, इनसोलेबल है, तो ये सब कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक चीज और सुनिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है ना, पानी में वाटर में बहुत कम घुलता है। अब बहुत कम घुलता है तो वो लास्ट में इक्विलिब्रियम बनाता है। क्या बनाता है, इक्विलिब्रियम। कैसे बनाता है, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट पार्शियली
weak electrolyte dissociate partially and form इक्विलिब्रियम। क्या लिखे सुनिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट पार्शली एंड फॉर्म इक्विलिब्रियम। कह रहा वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में बहुत कम घुलता है और क्या बनाता है, इक्विलिब्रियम। क्या बनाता है, इक्विलिब्रियम बनाता है। जैसे देखिए हम आप लिखते हैं एसिटिक एसिड, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे आप एसिड लें, क्या बाहर जाना है तो खोल 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 दीजिए गेट थोड़ा सा। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से देखिए, तो हम क्या बोले, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट पार्शियली एंड फॉर्म इक्विलिब्रियम। जैसे आप मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड बहुत कम टूटता है, ए मान लीजिए पानी में बहुत कम घुला, ए बना एसीटेट आयन, ऐसे देखिए अब प्लस बन गया एच प्लस आयन, ऐसे देखिए यह एसिड पानी में घुला लेकिन बहुत कम घुला, और घुला तो क्या बना, एसीटेट आयन प्लस साथ में क्या बना, एच प्लस आयन। ये डिजोल्व हुआ लेकिन बहुत कम डिजोल्व हुआ, एसीटेट आयन बना साथ में क्या बना, एच प्लस आयन बना। अब आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसीटेट आयन एच प्लस आयन, और डिवाइड कर दीजिए एसिड से, ऐसे डिवाइड कर दीजिए। एक के क्या कहलाएगा यहां, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहलाएगा। दूसरा बेस देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह भी वीक बेस है। वीक बेस का मतलब पानी में घुलता है लेकिन बहुत कम घुलता है, और डिजोल्व होकर के क्या बनाएगा, देखिए NH4 प्लस और क्या बनाएगा, OH माइनस। इसको आप क्या लिखिएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb, NH4 प्लस OH माइनस, और क्या बनेगा, NH4OH, ऐसे लिखिएगा। इसको क्या कहते हैं, Kb को, इसको लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। केबी को क्या कहा जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्या लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। के कहलाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और केबी क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया। एक चीज और सुनिए, इफ इन पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब होता है ना, पोली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, मतलब वैसा एसिड जो एक से ज्यादा प्रोटॉन देता है, मतलब एक से ज्यादा H प्लस देता है। क्या देता है, H प्लस। जैसे एग्जांपल में H2SO4, H3PO4, ऐसे। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, ये सब कहलाएगा पॉलीप्रोटिक एसिड। क्या कहलाएगा, पॉलीप्रोटिक एसिड। पोली का मतलब एक से ज्यादा, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन देने वाला, मतलब वैसा एसिड जो एक से ज्यादा प्रोटॉन देता है, मतलब वैसा एसिड जो एक से ज्यादा H प्लस देता है। क्या देता है, H प्लस देता है। तो वैसा एसिड जो एक से ज्यादा H प्लस देता है उसको पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। तो पॉलीप्रोटिक एसिड में क्या याद रखना है, देखिए जैसे आप देखिए, इफ एन एसिड dissociate into, if an acid dissociate into more than one step, then product of equilibrium constant of each step
देन प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल टू द सिंगल स्टेप। करा कि यदि कोई एसिड एक से ज्यादा स्टेप में डिसोसिएट करता है, मेरी बात ध्यान सुनिए, तो प्रत्येक स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट का वैल्यू सिंगल स्टेप के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, आप देख लीजिए, सुनिए एग्जांपल में। देखिए जैसे H3PO4 लिए आप, देखिए ध्यान से, और ये डिसोसिएट कर गया, डिसोसिएट किया तो बनाया H प्लस और साथ में क्या दिया, PO4 3 माइनस। ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे कोई कंपाउंड था, कंपाउंड आप लिए H3PO4, H3PO4 डिसोसिएट किया तो H प्लस दिया प्लस PO4 3 माइनस दिया। H3PO4 में कितना हाइड्रोजन है, 3, मतलब इसका एक मोलकुल कितना H देगा, 3 देगा, तो 3H प्लस दिया प्लस PO4 3 माइनस बन गया। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आप लिखिएगा, ये सिंगल स्टेप का हो गया। देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन यहां 3 है तो पावर 3 कर दीजिए, PO4 3 माइनस का कंसंट्रेशन और डिवाइड कर दीजिए इसका कंसंट्रेशन, ऐसे। यानी कोई एसिड एक से ज्यादा स्टेप में टूटा तो पहला एक स्टेप में टूटा तो H प्लस यह डिवाइडेड बाई क्या हो गया, फास्फोरिक एसिड। ये पहला स्टेप का हुआ, मतलब जब तीनों H प्लस एक ही बार में क्या किया, डोनेट कर दिया, तब डिसोसिएशन कांस्टेंट K बराबर क्या हो गया, H प्लस का कंसंट्रेशन जो आगे कोएफिशिएंट होता है पावर के रूप में चढ़ा देते हैं, PO4 3 माइनस का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाई क्या होगा, फास्फोरिक एसिड का कंसंट्रेशन। अब इसी एसिड को हम एक एक करके अलग अलग H निकालेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, अलग अलग H निकालेंगे, और तब प्रत्येक स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट आएगा इस सिंगल स्टेप के वैल्यू के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो चेक कर लेंगे बराबर आता है कि नहीं। चलिए इधर लिखा गया सब, लिखिए सब। अब देखिए यही H3PO4 एक से ज्यादा H प्लस जैसे टूटता है, दूसरा देखिएगा एक एक करके H प्लस हटेगा, H3PO4 बोलिए अगर एक H प्लस देता है तो क्या बच जाएगा, H2PO4 माइनस, बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर ये H3PO4 एक बार पहले एक H प्लस दिया तो क्या बचा, H2PO4 माइनस। इसका लिखिएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हम इसी एसिड को पहला क्या किया कि एक ही स्टेप में 3H प्लस दिया, हम फिर कह रहे हैं यही एसिड अलग अलग कर करके एक एक करके H प्लस देगा, तो एक H प्लस दिया तो इसका आप लिखिएगा Ka1 बराबर होगा H प्लस का कंसंट्रेशन H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड कर दीजिए H3PO4 का, इसका कंसंट्रेशन हो गया मान। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो ये हो गया पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर सेकेंड बार में फिर एक H प्लस निकाल दीजिए, फिर एक H प्लस देगा, अब क्या बच जाएगा इसका, HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस। अब बोल इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आप निकालिएगा K2, बोल H प्लस हो गया, HPO4 2 माइनस हो गया और डिवाइड कर दीजिए H2PO4 माइनस का। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। इक्वेशन थर्ड क्या होगा, बोलिए HPO4 2 माइनस H प्लस और PO4 3 माइनस, बोलिए K3 जिसको कहते हैं, ये क्या होगा, H प्लस PO4 3 माइनस HPO4 2 माइनस। इसको इक्वेशन को आप थर्ड मान लीजिए।
हम क्या बोले, एक बार फर्स्ट बार में तीनों H प्लस एट ए टाइम एक बार डोनेट किया, इधर देखिए, और सेकेंड बार में हम क्या बताए, H प्लस एक एक करके हर स्टेप में अलग अलग डोनेट कर रहा है। एक बार H प्लस दिया, दूसरा बार H प्लस दिया, तीसरा H प्लस दिया। तो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट आएगा वह वैल्यू इस के क्या होगा, बराबर आएगा। मतलब K1 गुना K2 गुना K3 किसके बराबर आना चाहिए, K के। चेक करके देख लीजिए, तो K1 K2 K3, बोले K1 कितना दिया हुआ देखिए तो, H प्लस H2PO4 माइनस, और डिवाइड कर दिए H3PO4। फिर आई दूसरे बार में H प्लस HPO4 2 माइनस, अब फिर हो जाएगा H2PO4 H2PO4 माइनस, फिर तीसरा आ जाइए H प्लस PO4 3 माइनस और HPO4 2 माइनस, ऐसे लिख दीजिए। अब आप देखिए, इस H2PO4 से यह कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा लास्ट में देखिए, H प्लस कितना, 1 2 3, 3 हो जाएगा, PO4 3 माइनस, और नीचे क्या बच गया, H3PO4। अब आप बताइए ये पूरे वैल्यू किसके बराबर, देखिए तो किसके बराबर है, कि तो इसको हम लिख सकते हैं ये पूरा वैल्यू के बराबर है। यहां से प्रूफ हो के आ गया कि K1 गुना K2 और गुना K3, ये सारा वैल्यू किसके बराबर आएगा, के बराबर है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि प्रत्येक स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा प्रोडक्ट का, प्रत्येक स्टेप का K1 गुना K2 गुना K3, ये हमेशा किसके बराबर होगा, Ka के बराबर। किसके बराबर होगा, K। यानी प्रत्येक स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट का वैल्यू सिंगल स्टेप के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए लिखिए इसको।
हो गया। पीछे का सारा चीज बच्चे लोग पढ़ कर के आए ना। हम बोले तो हर 5 मिनट पूछने का काम चलेगा। चलिए एक चीज और सुन लीजिए पहले। एक पढ़ना है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या पढ़ना है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ना है। क्या कहता देखिए, देखिए ये क्या है, देखिए 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 ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये क्या कहता, देखिए देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये दिया गया ही है वीक एसिड और वीक बेस पे। किस केस में दिया गया? वीक एसिड और वीक बेस के लिए आता है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए आता है? वीक एसिड और वीक बेस के लिए आता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कोई वीक एसिड था, देखिए एसिड, यह एसीटेट आयन बनता है, प्लस क्या बनता है? H प्लस। कौन है ना, देखिए एसिटिक एसिड एसीटेट आयन प्लस क्या बनता है? H प्लस आयन। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते किसको है? जैसे मान लीजिए शुरू में इनिशियली अगर यह 1 मोल अगर आप लेते हैं, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, तो अगर इसका 1 मोल आप लेते हैं तो शुरू में प्रोडक्ट सब कितना होगा? 0 और 0। मान लीजिए इसका 1 मोल में जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, इक्विलिब्रियम का मतलब जब दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? इक्वल, बराबर, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, देखिए एट इक्विलिब्रियम, मान लीजिए इसका अल्फा मोल डिसोसिएट कर गया। किसका? इस एसिड का। कितना टूटा? अल्फा मोल। तो अगर अल्फा टूटेगा तो ये बनेगा भी अल्फा मोल, यह भी बनेगा अल्फा मोल। ये हो गया अल्फा मोल, यह भी हो गया अल्फा मोल, यह हो जाएगा 1 माइनस अल्फा मोल। ये हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे। ये नंबर ऑफ मोल हो गया इक्विलिब्रियम के बीच। अब मेरी बात सुनिए, मान लीजिए ये रिएक्शन जो है
जिस कंटेनर में कराया जा रहा था उस कंटेनर का वॉल्यूम भी लीटर है। कितना है? भी लीटर। तो मान लीजिए कंटेनर का वॉल्यूम भी लीटर है, तो कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा? 1 - अल्फा बटा बी। ए होगा अल्फा बटा बी, ए बी होगा अल्फा बटा क्या होगा? बी। ऐसे। अब बोलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बराबर क्या लिखते हैं? मेरी बात ध्यान से इधर देखिए, एसीटेट का कंसंट्रेशन, उसके बाद H+ का कंसंट्रेशन, इसके बाद इसका कंसंट्रेशन, एसिड का कंसंट्रेशन। एसीटेट का कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसका कंसंट्रेशन? एसिड का। किसका कंसंट्रेशन? एसिड का। क्या लिखिएगा इसको? अल्फा बटा बी, अल्फा बटा बी 1 - अल्फा बटा बी। मेरी बात सुनिए, बाई ओस्टवाल्ड के अनुसार क्या होता है? 1 - अल्फा लगभग 1 के बराबर, बाई ओस्टवाल्ड। मतलब ये वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब अल्फा होगा, बहुत कम टूटेगा, लगभग अल्फा का वैल्यू 0.01, 0.02, 0.03, तो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो 1 - अल्फा को अप्रॉक्स क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो आप देखिए, तो क्या क्या लिखिएगा? के बराबर अल्फा का स्क्वायर बाई भी का स्क्वायर, आई 1 - अल्फा मतलब 1/b। अब क्या हो जाएगा देखिए, एक भी से का स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? के बराबर आएगा अल्फा स्क्वायर बटा। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आएगा? के इंटू बी। तो अल्फा बराबर क्या होगा? के इंटू बी। अब देखिए, तो अल्फा बराबर क्या आएगा देखिए, तो हम क्या बताए कि अल्फा स्क्वायर बराबर होगा के इंटू बी। तो अल्फा स्क्वायर इजकल टू क्या होगा? के इंटू बी। क्या होगा? के इंटू बी। तो अल्फा स्क्वायर इजकल टू होगा के इंटू बी। क्या होगा? के इंटू बी। तो अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया के इंटू बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो अल्फा इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी। ऐसे एक फॉर्मूला आ गया। तो अल्फा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? स्क्वायर रूट ऑफ बी का। इसका मतलब वॉल्यूम को अगर 100 टाइम्स बढ़ाइएगा तो ये अल्फा कितना गुना बढ़ेगा? 100 का रूट कितना आएगा? 10। तो अल्फा कितना बढ़ेगा? 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसका मतलब हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। एक फॉर्मूला आ गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। यानी ये जितना बढ़ेगा उसका रूट का ये क्या होगा? डायरेक्टली होगा। अगर ये 100 टाइम्स बढ़ेगा तो अल्फा कितना बढ़ेगा? 10 टाइम्स। कितना बढ़ेगा? 10 टाइम्स। लिखिए इसको।
लिखा गया सब, लिख लिए। देखिए, जैसे ये वीक एसिड था, इसको आप अल्फा लिखिए, वॉल्यूम से जोड़े, इसको आप कंसंट्रेशन से भी जोड़ सकते हैं। ऐसे देखिए, कंसंट्रेशन से कैसे आप जोड़ते हैं वो देखिए। देखिए, देखिए आप, जैसे आप यहां से लिख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए इसका डायरेक्ट कंसंट्रेशन हम इनिशियली लेते हैं सी मोल पर लीटर इनिशियली। अच्छा बोलिए, अब मोल और कंसंट्रेशन में क्या अंतर है? जैसे कंसंट्रेशन कहते हैं 1 लीटर में कितना मोल होता है, उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। अब मोल तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन सी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में कितना मोल मिलेगा? सी मोल मिलेगा। तो बोले शुरू में अमाउंट कितना होगा? 0 0। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, एट इक्विलिब्रियम, तब मान लीजिए इस एसिड का अल्फा मोल डिसोसिएट करता है। कितना मोल डिसोसिएट करता है? अल्फा। तो बोले सी मोल में कितना टूटेगा? सी अल्फा। ये बनेगा भी सी अल्फा, ये भी बनेगा सी अल्फा, ये हो जाएगा सी अल्फा, ये हो जाएगा सी अल्फा, ये हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा। जैसे 1 मोल में अल्फा टूटा तो सी मोल में कितना टूटेगा? सी अल्फा टूटेगा। इसको सी कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस अल्फा के। तो बोले के बराबर क्या होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसीटेट H प्लस और एसिड एसीटेट आयन H प्लस आयन डिवाइडेड बाई एसिड का कंसंट्रेशन। बोले इसको लिख सकते हैं ऐसे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा और डिवाइडेड कर दीजिए सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा सी और 1 माइनस अल्फा तो अप्रॉक्स 1 के बराबर होता है। बोले यहां से स्क्वायर से एक सी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। यहां से फॉर्मूला आ गया, के बराबर होगा सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बराबर होगा के बटा क्या होगा? सी। तो अल्फा बराबर क्या होगा बोलिए? इसका अल्फा रूट सी का, ऐसे देखिए। इसका मतलब क्या हो गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन।
इसका मतलब कंसंट्रेशन अगर 100 गुना बढ़ेगा तो ये अल्फा कितना एक बढ़ेगा, ये वैल्यू घट जाएगा कितना, 10 गुना। इसका रूट ले लीजिए। तो इसका मतलब यहां से हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी अल्फा स्क्वायर कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट का क्या होता है, इनवर्सली। क्या होता है, इनवर्सली होता है। ये आपको याद रखना है, ये पढ़ना है। और एक चीज और याद रखिए, जैसे यहां से एक फार्मूला निकल जाता है, H प्लस का कंसंट्रेशन कोई भी वीक एसिड में किसके बराबर होता है, देखिए इसके H प्लस का वैल्यू किसके बराबर, सी अल्फा। तो H प्लस बराबर हम लिख सकते हैं सी अल्फा, और अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की जैसे वैल्यू आ गया अल्फा बराबर के बटा सी का रूट, ये फॉर्मूला है ना यहाँ से। तो अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी, और इसका लिख सकते हैं के बटा सी का रूट। अब बोले इस सी को हम लिख सकते हैं रूट सी गुना रूट सी, तो एक रूट सी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको जैसे लिख देंगे रूट सी गुना रूट सी, अब हो गया रूट के अब बटा रूट सी, एक रूट सी से एक रूट सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, के बच गया। तो बोली यहां से H प्लस का वैल्यू आ जाएगा, बोली ये के बच गया और रूट सी बच गया, तो लिख सकते हैं ऐसा के इंटू सी का रूट। एक फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया। यही लास्ट में फार्मूला हमको लाना था कि अगर कोई भी एसिड का कंसंट्रेशन दे दे और के का वैल्यू दे दे तो हम H प्लस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, H प्लस निकाल सकते हैं। लिखिए इसको। ये फार्मूला डायरेक्ट जरूर याद रखिएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर होगा के इंटू सी का रूट। H प्लस के कंसंट्रेशन का वैल्यू बराबर होगा के इंटू सी का।